साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं, तो इस संभावनाओं पर सीधे सीधे बल बड़ी मुहर एक नई सरकार बिहार में, जहां पर बीजेपी अब नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर, और ये भी कहा जा रहा है कि त्यागपत्र इस्तीफा सौंपने से पहले जब वो अपने लोगों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे थे, उस बैठक में ही पूरा खाका तैयार कर लिया गया। एक बार फिर से नीतीश कुमार जब जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर अगर सरकार में आ रही है, तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव वो बड़ा चेहरा होंगे जो 2020 के बाद से लालटेन जहां बुझ गया था, एक बार फिर से जलता हुआ ऐसे में नजर आएगा। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। और आइए अब बात उत्तराखंड की हो चलती है। उत्तराखंड जहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं देहरादून की। दरअसल जहां टपकेश्वर महादेव की हम बात करने वाले हैं, ये खबर उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव की है। शोभा यात्रा यहां पर भव्य बनाने के लिए भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली गई। सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला से निकलने वाली शोभा यात्रा पलटन बाजार स्थित शिवालय शहर के कई मार्गों से होते हुए गढ़ी कैंट स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला में शोभा यात्रा निकलने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। सीएम ने कहा कि राज्य की सरकार शिव भक्तों पर पहले भी फूलों की वर्षा करते हुए कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने का काम करती रही है। अब टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शिव भक्तों की मौजूदगी बयां करती है कि शिव भक्तों में टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा को लेकर कितना उत्साह है। महादेव है यहाँ पर, और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है, और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान हैं। हम सब पर कृपा करें, पूरे प्रदेश पर कृपा करें। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को भी जिम्मेदारी दे दी है। वहीं सुबह 7:30 बजे से राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभात फेरी को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया। ये प्रभात फेरी गांधी पार्क से घंटाघर होते हुए हॉल चौक तक निकाली गई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, राजपुर विधायक खजान दास, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ साथ जिलाधिकारी सोनिया और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी शामिल रहे। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 लाख घरों में तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा है। ये कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त तक किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी लोगों से अपील की है कि इस महाअभियान में सभी को अपनी सहभागिता दें। वहीं आज हजारों की संख्या में पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम को प्रभात फेरी निकालकर सफल बनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आज़ादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, और इस आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर
कि एक नया भारत गढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत जो कल्पना है उस कल्पना को साकार करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये 9 अगस्त 1942 की जो क्रांति हुई थी उसके अवसर पर, आज उसकी वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर हमने प्रभात फेरी निकाली है, जिसमें हजारों हजार बच्चों ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने भाग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर 20 लाख परिवारों तक सीधे सीधे हमारा झंडा फहरेगा। ये झंडा हमारा, ये तिरंगा हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी बान है। पूरे जोश के साथ और पूरे जश्न के साथ हम लोग जो है इसको लगातार अब 15 अगस्त तक हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। जोश और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां भी नजर आ रही है। बात देहरादून की ही कर लेते हैं। इस बीच काबीना मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने कैंप कार्यालय से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें काबीना मंत्री ने अपने विधानसभा के पार्षदों और संयोजकों को तिरंगा देकर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्हें अपनी विधानसभा में 20,000 घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें जनता के बीच इस अभियान को लेकर उत्साह देखने को मिला है। ठीक है। क्या बेटा? पूरा देश एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है, जिसके तहत सारे केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैंने भी मसूरी विधानसभा के अंदर 20,000 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। उसके तहत आज हमने अपने वार्ड के संयोजकों को, पार्षदों को तिरंगे यहाँ पर वितरित किए हैं। कम होंगे तो और व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान व शान का प्रतीक है। जब आज़ादी की लड़ाई को हमारे आज़ादी के दीवाने, हमारे सेनानी लड़ रहे थे, तो उनके हाथ में तिरंगा होता था, जिससे लोगों के अंदर एक जागृति आती थी, शक्ति आती थी। आज फिर उस भाव को लोगों में जागृत करने के लिए जिस प्रकार की शक्तियाँ आज देश के अंदर देश को कमज़ोर करने में लगी हैं, ऐसे में ये अभियान प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और इसमें आम जन मानस का बहुत सहयोग मिल रहा है। कल मैं एक रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जब मसूरी में गया और जब वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मुझसे कहले कि मंत्री जी का झंडे भी लेके आप आ रखे हैं। तो इस बात का प्रतीक है कि लोग इसके प्रति कितने अति जागरूक हैं, कितना इसके प्रति उनका एक भाव है। तो हमारी कोशिश है कि हम घर घर झंडा लगाकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। और आइए उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां मसूरी में रक्षाबंधन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के सह प्रभारी रेखा वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसने सभी का मन मोह लिया। इसके साथ ही साथ सांसद रेखा वर्मा ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कलाई पर राखी बांधी। उसके बाद सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कलाई में राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बहनों को राखी के बदले उनको रक्षा का वचन और उपहार दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए वो काफी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि आज वो अपनी बहनों के प्यार की वजह से ही मसूरी विधानसभा से 3 बार और राजपूत विधानसभा से 1 बार विधायक बने हैं। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई बर्बरता को भी याद किया और कहा कि बहनों के बलिदान के कारण ही उत्तराखंड का निर्माण हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रही है। मुख्य अतिथि सांसद रेखा वर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। उनके कार्यक्रमों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिलती है। उससे साफ है कि गणेश जोशी ने महिलाओं के उत्थान के साथ मसूरी विकास के लिए भी कार्य किया। हजारों वर्ष से हमारे देश में इसको मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है।
पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और मेरी की मेरी बहनों का मुझे इतना स्नेह मिलता है कि लगातार 4 बार मैं यहाँ से विधायक बन गया हूँ और हर बार मेरी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। जितनी भी जगह करते हैं हर बार कम बढ़ती है। कल के कार्यक्रम में 10,000 से अधिक बहनें थी, हमारी वहाँ पर थी और आज भी हॉल छोटा बढ़ गया है और लगातार ये बहनें मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं, स्नेह देती हैं। मैं उनको वचन देता हूं जिस विश्वास के साथ रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही है, उनका ये भाई हमेशा उस विश्वास पर खरा उतरेगा, सदैव अपनी बहनों की सेवा करेगा। और हमारे जो मंत्री जोशी जी रक्षाबंधन का कार्यक्रम 14 सालों से वो कर रहे हैं। आज मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और जोशी जी को भाई मान के उनको रक्षा सूत्र बांध रही हैं। मैं अपने जोशी जी को, मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अपनी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे से लौट आए हैं। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों के जाल, पर्यटन व्यवसाय समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय हाईकमान से उन्हें आश्वासन भी मिला और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का एक रोड मैप भी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम करती आ रही है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को भविष्य में मिलने भी लगेगा। 2023 तक कई ऐसी योजनाएं होंगी जो धरातल पर दिखाई देंगी, जिसका लाभ राज्य के लोग उठा सकेंगे। नीति आयोग की बैठक में हमने बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां उत्तराखंड के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। जहां देश आगे बढ़ा है वहीं उत्तराखंड के अंदर भी तेजी से काम शुरू हुआ है और इस बार हमने कुछ जो काम हम कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी हमने अपनी प्रगति के बारे में बताया है और कुछ नए काम जो यहाँ पर हम शुरू करना चाहते हैं या हिमालयन राज्यों का जो पर्वतीय राज्य हैं उन राज्यों के लिए कुछ अलग से भी योजना बनाई जाए, उसके लिए भी मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर अनुरोध किया है। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली का 3 दिवसीय दौरा किया और इस दौरान सीएम धामी ने कई केंद्रीय नेताओं समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात की। इस बीच सीएम धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। वहीं धामी ने कई अहम मुद्दों पर और उत्तराखंड के विकास को लेकर चिंतन भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां महेंद्र भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महेंद्र भट्ट ने गंगा आरती में भी भाग लिया। उनके साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सहित हरिद्वार जिले के विधायक और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा आरती करने के बाद 5000 झंडे कार्यकर्ताओं को बांटे। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की, कोई भी घर ऐसा न बचे जहां पर तिरंगा न फहराया जाए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। मेरे लिए खुशी की बात है कि हरिद्वार से मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिले के सभी विधायकगण, बीजेपी कार्यकर्ताओं और संत गणों का आभार व्यक्त किया। महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस बार 15 अगस्त को देश अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। हमने तय किया है कि उत्तराखंड का एक भी घर तिरंगे से अछूता न रहे। इसे लेकर 5000 झंडे हमारे द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। सभी कार्यकर्ता अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। सावन का सोमवार है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा मैं आज हरिद्वार से प्रारंभ कर रहा हूँ। कल से मेरा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण है। सभी जनपदों में यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, अपने पूर्व प्रदेश मदन कौशिक जी का, हमारे सभी विधायकों का, पूर्व विधायकगणों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मंडल अध्यक्षों का, जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, यहाँ के संत समाज का हृदय से आभारी हूँ कि बड़ी संख्या में आपने आज इस कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हमने, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है
और हमने तय किया है कि देवभूमि का, वीर भूमि का कोई घर तिरंगे के बिना अछूता न रहे। इसलिए आज लगभग 5000 से ज़्यादा ध्वजों का हम यहाँ वितरण कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अपने घरों में ध्वज लगाएंगे और मैं समाज के सभी वर्गों से निवेदन करूंगा कि इस बार का 15 अगस्त ये इस रूप में दिखाई दे कि वास्तव में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भी याद उस दिन आए। और मेरा आग्रह जनता से है, अपने घर के सबसे छोटे पाल्य जिसकी उम्र सबसे कम हो उसके द्वारा ध्वज अपने घर में लगाए, ऐसा मैं सबसे आग्रह। इधर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत खटीमा, मझोला और झनखट के दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारिता समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा रैली निकाली। दरअसल तिरंगा रैली खटीमा विकासखंड परिसर से मुख्य चौक तक निकाली गई। तिरंगा रैली में आम जनमानस को जागरूक किया गया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में नारे भी लगाए गए। वहीं तिरंगा को देश का गौरव, आन बान और शान का प्रतीक बताया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग की एडीओ अपर्णा बल्दिया ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर सहकारिता विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकालकर इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया है। साथ ही देश भक्ति और देश प्रेम की भावना को विकसित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा को देश की आन बान शान है और इसीलिए इसका सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारे विभाग की ओर से, सहकारिता विभाग की ओर से आज़ादी के 75वें साल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 तारीख को रैली का अभियान था, जो विकासखंड खटीमा के माध्यम से हम लोगों ने समितियों में और बैंकों में और अध्यक्ष लोग सब लोग मिलकर ये अभियान चलाया गया। और आप सबको, देशवासियों को और पूरे विकासखंड वासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तराखंड के लालकुआ की अब बात करेंगे, जहां बुआली से स्थानांतरित होकर आए नए थानेदार डीआर वर्मा ने थाने का चार्ज संभाल लिया। वहीं नए थानेदार डीआर वर्मा ने चार्ज संभालते ही पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान डीआर वर्मा ने कहा कि नशे के कारोबारियों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगाह किया कि नशे को बढ़ावा देने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। लालकुआ के नए थानेदार डीआर वर्मा का लालकुआ पहुंचने पर पुलिस कर्मियों की तरफ से थाने में भव्य स्वागत किया गया, जिस पर थानेदार डीआर वर्मा ने पदभार संभालने के तुरंत बाद ही नगर के सभी प्रमुख सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान थानेदार डीआर वर्मा ने बताया कि सभी लोग रक्षाबंधन और मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस की विशेष सतर्कता रहेगी। मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से भी अपील की कि कहीं से भी किसी प्रकार से अराजक तत्व जो व्यवधान पैदा कर अराजकता की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस को सूचना दी जाए ताकि व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त गश्ती की जाएगी। नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षेत्रवासियों से अपील की कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अगर क्षेत्र में कोई संदिग्ध नजर आता है तो इसकी जानकारी त्वरित पुलिस को दी जाए। आगामी मुहर्रम, जन्माष्टमी, सभी पर्वों के उस पर जो है ये बैठक ली गई थी। और नॉर्मली आज परिचय का बैठक है, पब्लिक से वार्ता की गई और त्यौहार पे शांतिपूर्वक मनाने और जो विगत वर्ष जिस सिस्टम से चला है उसी सिस्टम में चलाने हेतु सभी को जो है आमंत्रित किया गया और सभी से अपील भी किया गया है और सभी को वार्न भी किया गया है कि कृपया जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें। सबसे पहले फोकस रहेगा यातायात पे और दूसरी जो है नशे के विरुद्ध कार्रवाई पे, इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप विदित है कि टीनेजर्स हर जगह पे ही नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें पेडलर भी पकड़ा जाएगा, जहाँ से इसकी सप्लाई हो रही है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और काउंसलिंग भी करेगी।
उत्तराखंड के लालकुआं की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जहां लालकुआं वन विभाग ने संयुक्त रूप से पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान तराई केंद्र वन प्रभाग के वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने नेशनल हाईवे के साइट इंजीनियर तुषार गुप्ता सहित वन विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारी शामिल रहे। इस बीच तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने कहा कि आज तराई केंद्रीय और तराई पूर्वी वन प्रभाग की तरफ से संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया। साथ ही हाथियों के आने जाने के रास्ते को भी बारीकी से मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण की रिपोर्ट शासन को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया है। सरकार के निर्देश पर हाथी कॉरिडोर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद शीघ्र ही सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। कहा कि रेलवे ट्रैक पर हाथियों की हुई मौतों के बाद वन विभाग द्वारा ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो, इसे लेकर रेल विभाग से लगातार वार्ता चल रही है। वन विभाग की तरफ से वन क्षेत्र में ट्रेनों की रफ्तार कम से कम इस पर बातचीत की जाए, जिस पर रेलवे द्वारा ट्रेनों की रफ्तार कम की गई है। एक महत्वपूर्ण एरिया है गौला टांडा कॉरिडोर जो है, क्योंकि इसमें जो एक तराई आर्क लैंडस्केप जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जो है हाथी द्वारा जो है आवागमन किया जाता था। अब इसमें जब ये नेशनल हाईवे जब प्रस्तावित किया गया था तो इसमें जो है कुछ अंडरपास की बात कही गई थी इसमें, तो उसी के लिए चूँकि ये एक तराई सेंट्रल और तराई ईस्ट का दोनों का एरिया है, जहाँ पे जो है एक हाथी के आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे द्वारा आज जो है NHAI के साथ में जो है तराई सेंट्रल के जो DFO इनके साथ और मेरे द्वारा जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है कॉरिडोर की, क्या प्रस्तावित किया गया था और कैसे जो है इसके साथ हम फर्दर जो है हम कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते हैं, कैसे चला जाएगा। तो इस संबंध में चर्चा की जा रही है और इस संबंध में हमारे द्वारा जो है जॉइंट इंस्पेक्शन भी की गई है। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, रुद्रपुर काठगोदाम जो हाईवे है इसमें जो है क्या अंडरपास की जो पूर्व में प्रस्तावित किया गया था इसकी क्या संभावना है, उस चीज़ के लिए जो है हम यहाँ पे जो आज जॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो कर रहे हैं। जो मीटिंग हुई है साहब के संग और बड़ी जो पॉजिटिव हुई है जो मीटिंग, और अभी तो ये फैसला हमारी उच्च अधिकारियों को जो लेना है उसके बाद जो भी अभी फैसला होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। जी हमने पूरा पंत है जो नगर से और हल्द्वानी तक का किया है जो निरीक्षण, तो अभी चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है, चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। जो सद्भाव का जो कंपनी कर रही थी काम, इसका टेंडर जो निरस्त करने के लिए हमने इसको जो नोटिस भी दे रखा है और किसी नए ठेकेदार को जो लाने के लिए हमने जो निविदेता को आमंत्रित कर लिया है और जल्दी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आके और काम जो लगाएगा। इसी सिलसिले में आज हमारी जो है जो NHAI के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है और ये साइट विजिट रखी जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का जो प्रकरण जो ये लंबित चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, ताकि जल्दी इस जो हाईवे है इसके निर्माण कार्य को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और जो हमारे एलिफेंट मूवमेंट के जो इशू है उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। देखिए इसी सिलसिले में हमारी अभी बैठकों का सिलसिला अभी चालू हुआ है, साइट विजिट हुई है और इसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ के उनको भी बुलाएंगे और सभी के साथ मिलकर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ बिठाकर इसका एक समाधान और एक व्यापक कार्य योजना जो है बनाई जाएगी, जिसको NHAI को भी शेयर किया जाएगा। देखिए हमारे द्वारा जो है इसके लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं और फील्ड स्टाफ निरंतर हमारा जहाँ से भी सूचना आ रही है वहाँ जा रहा है और प्रयास ये किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो स्थानीय लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके भी हमारी जो प्राइमरी रिस्पांस टीम्स हैं ग्रामीणों की, उनको प्रशिक्षण करके उनको भी इसके लिए इस कार्य में। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।